हम्म हम्म व्हाट हाँ, तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं, उल्टा हो गया क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। इस तरीके से काम होता है। इसके बेसिस पर हम कुछ कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। एक एक स्पीसीज के प्रॉब्लम तो हमने कर लिए थे। जब कंबाइंड स्पीसीज हो तब क्या होता है ये देखेंगे हम, बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसान है ये। कंपोजिट आयन अगर है आपके पास, कैटायन एनायन मैंने बताया था, ये कैटायन है और ये एनायन होता है। ये सिंपल कैटायन एनायन है, लेकिन अगर ऐसे एक से ज्यादा लोग हो तो इन्हें कंपोजिट कैटायन कंपोजिट एनायन कहा जाता है, अगर एक से ज्यादा एटम्स है उसमें तो। अब हम देखेंगे कंपोजिट आयंस है तो उसमें हमको किस तरीके से निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है। तो आपके पास मान लीजिए है SO4 2-, तो इसके अंदर आपको सब कुछ निकालना है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर क्या है, ये वगैरह वगैरह सब। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर कुछ इस तरीके से होता है 32। सल्फर के पास 32 16, ऑक्सीजन होता है 8 16, ऐसे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर देखा जाए सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिंपल, सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की समेशन करनी है। तो यहाँ पे है 16 और इसके पास है 8, तो ये 16 इसके प्लस इसके पास 8 है, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन 4 है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से, मतलब बस समेशन करना है और कुछ नहीं बेटा। उसके बाद है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी A माइनस जेड। ए यानी कि सबके ए का समेशन, इसका ए देखिए 32 है, ये 32 होता है और इसका 16 है ऑक्सीजन का, तो ये 32 प्लस ये पहले ए लिख रहा हूं मैं। ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन के 16 है ए। ऐसे ऑक्सीजन 4 है, उनको नहीं बोलना है, 4 है माइनस जेड। जेड तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही जेड होता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 48। तो ये देखिए इस तरीके से आएगा 32 प्लस माइनस 48, 96 माइनस 48, तो सिंपली आपका आएगा 48। तो चलो ये आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? जो भी आपको मैंने बोला है क्या ये समझ में आया आपको, जो बताया यहाँ पे? यस और नो बोलो। यस, गुड। अब इसके आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी सिंपल होता है यार क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके 48 माइनस चार्ज है -2, यानी 48 प्लस 2 हो गया 50। मतलब एक एटम के लिए जो आप कर रहे थे वैसे ही एक आयन के लिए, मतलब कंपोजिट आयन के लिए आप कर सकते हो, सिंपल के जैसा ही है, बस एडिशन करना होता है उसमें सबका। मैं आपको एक और बता देता हूं। अगर आपके पास ऐसा है, तो इसमें अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, तो इसके अंदर कितने हैं प्रोटॉन्स? 31। आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस ऐसा है, सॉरी 15 प्रोटॉन्स है और टोटल 31 है, और ऑक्सीजन क्या है 8 16। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स तो आपको मैंने लिखवा के दिए भी है ऑलरेडी एसबीसीसी में, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 15 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के 8, तो ये आएंगे आपके 15, 32, 7, 4, सो 47। ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी a माइनस जेड, तो ये यानी पूरे का a लेना है। ये 3 है और इसके 16 है, ये 31 है प्लस इसके 16 है, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन 4 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना ना भूले, माइनस जेड, जेड तो हमने निकाला है ये 47, तो इसका जो भी आंसर आएगा 31 प्लस 64 माइनस 47 इज इक्वल टू सो ये 15 में से 7 चले गए तो कितना हो जाता है भैया? 8, सो ये 48 बचते। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है, राइट? यस और नो बोलो एक बार। ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना ये समझ में आया क्या आपको? बोलो एक बार, फटाफट बोलो। ओके, अगर आया है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ये चलिए थियोरेटिकल पार्ट है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। इसमें मतलब कुछ नहीं है। राइट, ये देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं देखते हैं हम। बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आइसोटोप्स these are atoms of same element, एक ही एलिमेंट के एटम्स है ये, having same atomic number but different atomic mass। मतलब ये देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों लोग क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स है। अब यहां पे एक बात याद रखनी है आपको, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन को एक और बोला जाता है प्रोटियम। तो देखिए जरा किस तरीके से लिखा है, ये हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम को ऐसे लिखते हैं और ट्रिटियम को ऐसे। मतलब प्रोटॉन की संख्या उसमें सेम है सभी में, यानी एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है सबका। यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, क्योंकि मास का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो सभी में सेम है, मास अलग क्यों है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते। वैसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है? कार्बन का। ये कार्बन 666 है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सिंपल सी बात है। सो सभी सेम ही एलिमेंट है, मतलब कार्बन ही है, तीनों कार्बन के ही एटम है। सो दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दैट इज कार्बन, बट उनके एटॉमिक मासेस अलग है। तो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर आपने देखा जाए तो पहला जो होता है ग्रुप आपका अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स के सभी प्रॉपर्टीज नियरली सिमिलर होती है। तो क्यों होता है? क्योंकि सभी के लास्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी सिमिलर होती है, बहुत ही सिमिलर होती है।
थोड़ा बहुत फर्क होता है जिसके बारे में आपको हाइड्रोजन चैप्टर में है थोड़ा बहुत, मतलब रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से आइसोटोप्स केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं। उसके बाद है आइसोबार्स। सबसे पहले एग्जांपल देख लो, उसी से समझेगा। एक तो सिंपल सी बात है, आइसोबार का एटॉमिक मास सेम होता है। देखिए ऊपर वाला मास है, नीचे वाला नंबर है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स है। सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है, इसलिए वो सेम एलिमेंट नहीं होते। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. Sorry, isobars are atoms of different element, whereas isotopes are atoms of ये देखिए सेम एलिमेंट. तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनमें अलग है, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग है, राइट? तो आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, बोर्ड में आएगा, लेकिन 11th क्लास का बोर्ड में कुछ होता नहीं. चलिए, आपको ये आइसोटोप्स आइसोबार वाला, ये वाली कहानी समझ में आई क्या? क्या है आइसोटोप्स एंड आइसोबार वाली कहानी, बताओ जरा एक बार. ओके, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो पेजेस को लिख लो, क्योंकि उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ सकते, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी. चलिए इसको लिख लो आप पूरा.
करना है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अभी तक दो मॉडल हुए, जे जे थॉमसन और कौन सा, जे जे थॉमसन और रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का मॉडल क्या है, न्यूक्लियस है बीच में पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में घूम रहा है। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, रुदरफोर्ड का मॉडल स्टेबल माना जा रहा था, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ उसके साथ ही था। लेकिन मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने पाया, क्या पाया, कि जो कोई चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज्ड है और वो एक्सेलरेट होता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, कुछ नहीं, जो सन से आते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लो कि रेडिएट करती रहती है। अब इसके आगे तो वो तो आप बाजू में रखिए, पहले आप ये देखिए, स्टोन यहां पर है, इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है। अगर स्टोन को हम अट्रैक्शन के विरुद्ध दिशा में लेके जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि एनर्जी बढ़ती है, और उसी के दिशा में लेकर जाए तो एनर्जी घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मतलब कभी भी याद रखो, ये अट्रैक्शन है इनके बीच। ऐसा अगर उनके अपोजिट लिया जाए तो एनर्जी बढ़ेगी, और यहां पर है इनकी चाहत क्या है, एक दूसरे के पास आना। तो इनको अगर पास आने दोगे तो स्टेबिलिटी यानी एनर्जी कम होगी। चलिए, दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक साथ बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में लगेगी, पूरी केमिस्ट्री में बार बार लगेगी। तो इन जनरल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी आपको फोर्सफुली कोई चीज आप कराते हो, साइंस में, केमिस्ट्री में, आप मान लो फोर्सफुली यानी बलजबरी ने, और अपनी मर्जी से एक चीज होती है, राइट, यानी ऑटोमेटिकली, बाय देयर ओन इंटेंशन। इसके लिए क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली के लिए मर्जी नहीं होने एखादी गोष्ट, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अपोआप होने, अपने आप से होना, और फोर्सफुल यानी उसके ऊपर लादना, और दो चीजें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब दो चीजों के बीच अट्रैक्शन है, मान लीजिए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, तो एक दूसरे के पास आना, ये फोर्सफुली हो रहा है या ऑटोमेटिकली होगा, बोलो।
बोलो फटाफट बोलो। ऑटोमेटिकली, राइट। या फिर यही मान लो ये अर्थ है नीचे, ये नीचे अर्थ है और ये ऊपर आपकी पेन, तो ये पेन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाती है। लेकिन इसको अगर ऊपर लेके जाए तो ये ऑटोमेटिकली होगा या फोर्सफुली करना पड़ेगा आपको? फोर्सफुली। तो आपको ये समझ रहा है दो तरीके से चीज होती है, एक फोर्सफुली यानी बलजबरी ने, और दूसरी ऑटोमेटिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंट्यूशन की तरह काम करता है। आपको हर बार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कहीं पर भी लॉजिक लगाना है, तो ज्यादातर केमिस्ट्री में। तो जब भी फोर्सफुली कोई चीज होती है यानी कि ऐसा, और ऑटोमेटिकली यानी ऐसा। तो जब फोर्सफुली होती है तो एनर्जी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली होती है तो एनर्जी कम होती है। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो एक बार। यस, फोर्सफुली। समझ रहा है ना कहां पे फोर्सफुली होता है, कहां पे ऑटोमेटिकली होता है? ये पहले देख लो। मान लो एक प्रोटॉन है, दूसरा भी प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे के पास आना, ये फोर्सफुली होगा या ऑटोमेटिकली होगा? बोलो। दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास ऑटोमेटिकली नहीं आते, फोर्सफुली आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना बेटा, तो एक दूसरे के पास ऑटोमेटिकली थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये फोर्सफुली आएंगे, फोर्सफुली। तो फोर्सफुली जब भी चीज होती है तो एनर्जी बढ़ती है। सो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आना यानी इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। एक प्लस है, दूसरा माइनस है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आना, ऑटोमेटिक या फोर्सफुली? ऑटोमेटिक। तो इस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो फटाफट। राइट, डिक्रीज होगी। एक निगेटिव दूसरा निगेटिव एक दूसरे से दूर जाना, फोर्सफुली ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली। तो एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। तो ऑटोमेटिकली में एनर्जी कम होती है, फोर्सफुल प्रोसेस में एनर्जी बढ़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको हमेशा याद रखनी है, वो ये कि एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है। एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। एनर्जी जब बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये ना पूरी केमिस्ट्री में थ्रू आउट यूनिवर्सल स्टेटमेंट लगता है, ये हर चैप्टर में लगता है। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और हर चीज, हर कोई प्रोसेस इस यूनिवर्स में सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। जब भी हम ऑटोमेटिकली कोई चीज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी उससे बढ़ती है, और जब कोई चीज हमको फोर्सफुली कराई जाती है तो हमें उससे स्टेबिलिटी, ओवरऑल यूनिवर्स की स्टेबिलिटी कम होती है। ये बात हमेशा याद रखो। सो द एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स इज फॉर द स्टेबिलिटी। इसके अपोजिट में आप कोई एक भी मुझे उदाहरण नहीं दे सकते। अगर दोगे तो मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी कर दूंगा कि भाई इस प्रोसेस में सर ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रही। आपको लग रहा होगा कि सर ये पेन को मैं ऊपर उठा रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी हो रही है, तो फोर्सफुली हो रही है, लेकिन फिर भी हो रही है ना, तो हो रही है ना, फोर्सफुली हो रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन ओवरऑल मेरे हाथ की स्टेबिलिटी बढ़ती है उस प्रोसेस में। मतलब मैं इसके ऊपर एनर्जी स्पेंड करता हूं, मेरी एनर्जी कम होती है, मेरी एनर्जी कम होती है, इसलिए मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सब होता रहता है। मतलब ओवरऑल यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होती है। हर चीज ऑटोमेटिकली तभी होती है जब उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, या फिर जब उसको स्टेबिलिटी मिलती है। फोर्सफुली होती है मतलब स्टेबिलिटी कम होती है। आप कुछ भी एग्जांपल लेके देखो। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन, और फिर फोर्सफुली और ऑटोमेटिकली का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे आप बताएंगे डायरेक्टली, ये प्लस चार्ज है दो, और ये दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जा रहा है, ऑटोमेटिकली फोर्सफुली? बोलो। ऑटोमेटिकली। तो इससे एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? कम ऑन। यस, उस सिस्टम की एनर्जी कम होगी। बस इतना ही है, एनर्जी कम होना, एनर्जी बढ़ना। और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो, स्टेबिलिटी क्या होगी? यस, स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, कहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ये भी समझना चाहिए। और हर चीज स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
आगे वाला ये है, आगे क्या देखना है हमको, सिंपल सी बात कि देखिए अब अगर मेरी एनर्जी कम हो रही है, मतलब यहां पर पानी है राइट, और इसके अंदर का पानी अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इसने पानी को एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया? बोलो, एब्जॉर्ब किया, रिलीज किया, इतना ही बोलो। रिलीज किया, क्या किया? पानी को रिलीज किया। सो सिंपल सी बात होती है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि इसने पानी को रिलीज किया। तो वैसे ही जब मेरी एनर्जी कम होती है तो आपको समझना चाहिए कि मैं एनर्जी क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं या एब्जॉर्ब कर रहा हूं? बोलो, कम होने का मतलब क्या है? रिलीज। और एनर्जी बढ़ाना मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्या? एब्जॉर्ब करना। तो एनर्जी रिलीज करना इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब करना इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ये आपको 10th क्लास में, 9th क्लास वालों को है, 11th क्लास वालों को ऑलरेडी हो चुका है, राइट? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब देखिए, अब यहां पर आते, ये पूरा बेसिक क्लियर होने के बाद यहां पे, तो मैक्सवेल का कहना था कि जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, चार्ज्ड पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज्ड पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड, which is accelerated will radiate the energy in the form of, radiate का मतलब क्या है? रिलीज करना, will release the energy in the form of electromagnetic waves। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लो, तो क्या ये एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? बोलो एक बार, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बोलोगे या नॉन एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। क्यों? क्यों बोलोगे एक्सेलरेटेड? क्यों, क्या वजह है? यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। भले ही उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेरी गुड वैष्णवी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, राइट? उसके बाद ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन, डायरेक्शन चेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या रिलीज करेगा? बोलो जरा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये क्या रिलीज करना चाहिए? एनर्जी। यस। सो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो फटाफट। एनर्जी कम होगी। अब ये बात तो सिंपल है, देखो, देखिए, ये अर्थ नीचे है, राइट? मेरा ये पेन ऊपर जा रहा है, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी घटी, एनर्जी बढ़ी यानी ऊपर गया, एनर्जी घटी यानी नीचे आया। तो इसकी एनर्जी अगर घटेगी, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये ऊपर जाना चाहिए या इसके पास आना चाहिए? बोलो, मतलब इसके दूर जाना चाहिए, पास? एनर्जी घटने पर पास आना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन में ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऐसे आना, जिसमें एनर्जी कम होती है। अगर इनको एक दूसरे से दूर लेकर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी ना बेटा, अगर दूर लेकर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हमको एनर्जी घटानी है, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कम कब होगी? जब ये नीचे आएगा। तो एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी इसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम होती है ऑटोमेटिक प्रोसेस में, और ऑटोमेटिक प्रोसेस इसके लिए क्या है? पास आना या दूर जाना? पास आना। इसलिए जैसे जैसे ये घूमते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी रिलीज करते जाएगा, और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, और पास आके न्यूक्लियस के ऊपर फाइनली ये बम्बार्ड हो जाना चाहिए। ऐसा कहना मैक्सवेल का था। मतलब मैक्सवेल की थ्योरी से सिंपल सी बात ये हो गई कि भले ही रुदरफोर्ड ने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन पूरे के पूरे अंदर होने चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरा अंदर होना चाहिए, मास भी इधर होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बाजू में घूमने चाहिए। लेकिन मैक्सवेल क्या कहना यह था कि चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके न्यूक्लियस पर बम्बार्ड होना चाहिए, और फाइनली ये मॉडल किसकी तरह बनना चाहिए? जे थॉमसन की तरह। मतलब रुदरफोर्ड कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन, कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या है ऐसी चीज कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी रिलीज क्यों नहीं कर रहा? या फिर आपका मॉडल ही गलत है?
ऐसा मैक्सवेल की थ्योरी से प्रूव हो गया, जो कि रुदरफोर्ड नहीं बता पाए कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी मतलब रुदरफोर्ड की थ्योरी सही हो भी सकती है, लेकिन सही है तो फिर इसका क्या? ये ड्रॉबैक रुदरफोर्ड की थ्योरी का था। समझ में आया? समझ में आया? मतलब रुदरफोर्ड की थ्योरी सही है या गलत है अभी तक पता नहीं चला, इतना ही। घूमने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद ये फाइनली जाके न्यूक्लियस पे ही बम्बार्ड होगा। न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होगा तो फिर क्या है, थॉमसन की तरह मॉडल बन रहा है आपका। तो चलिए अब यहां पे रुक जाते हैं। अब दूसरी बात मुझे बताओ, सन के बाजू में अर्थ भी तो घूम ही रही है, अर्थ। तो फिर ये क्यों नहीं जाके ऐसा हो कि इसके ऊपर बम्बार्ड नहीं हो रही? बताओ, अर्थ भी घूम ही रही है ना, तो ये जाके क्यों उसके ऊपर बम्बार्ड नहीं होती, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होता है? यस, इज देयर एनीबॉडी हु कैन गिव? नो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास भी है ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? फिर मतलब अर्थ अगर घूम रही है तो अर्थ भी एक्सेलरेटेड है। हाँ ना, मग दोनों कड़े ग्रेविटी है, मतलब फिर यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना दोनों की तरफ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। मतलब ऐसी क्या चीज है, सन घूमता है ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस घूम ही सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? सन घूमता है तो न्यूक्लियस भी घूम सकता है। सो यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड अर्थ सन सिस्टम। बोलो, अर्थ सन सिस्टम एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नथिंग, कोई बता सकता है? और बहुत ही सिंपल है, मैक्सवेल की थ्योरी क्या है एक बार याद रखो। व्हाट डज इट से? When a charged particle is accelerated, it radiates electromagnetic radiation. ठीक से गौर करो इस स्टेटमेंट को। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, तो अर्थ सन में भी तो अट्रैक्शन है ना बेटा। सन ऑल्सो रेडिएट्स, तो फिर न्यूक्लियस भी रेडिएट कर सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? रेडिएट तो कोई भी कर सकता है। शुभम, यस ई रिपल, नो नो नो, रिपेल नहीं, रिपेल तो रिपेल कहां करते हैं यार। चलो और कोई कोई एक बंदा जो बता सके इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर रहा, अरे वो तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन का अभी मतलब इलेक्ट्रॉन का तो मॉडल रुदरफोर्ड ने जो बताया वो फेल हो गया, क्योंकि वो नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जाके बम्बार्ड करना तो चाहिए, तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा क्या है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। मतलब रुदरफोर्ड उसका आंसर नहीं दे पाया। मतलब रुदरफोर्ड की थ्योरी सही है या गलत है अभी तक किसी को फिर पता नहीं चला। इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेटेड मोशन, फिर अर्थ की भी है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन की है तो अर्थ की नहीं है क्या एक्सेलरेटेड मोशन? अर्थ की भी मोशन एक्सेलरेटेड है। चार्ज सेम किसके किसके ऊपर? चार्ज सेम कहां पर है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो अलग है, सांगा तुम्हें। ठीक है मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है। और एक बार देखो, मैक्सवेल का कहना है कि चार्ज पार्टिकल, पहला ही स्टेटमेंट है यार, ये चार्ज पार्टिकल। अर्थ चार्ज है क्या? अर्थ इज नॉट चार्ज पार्टिकल। मैक्सवेल का कहना है चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एक्सेलरेट्स, लेकिन अर्थ इज नॉट चार्ज्ड। समझ में आया? अर्थ न्यूट्रल है। अरे समझ में आया या नहीं ये तो बोलो। हाँ ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट में एक छोटा सा इस वर्ड होता है जिसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बहुत ही छोटा सा वर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी आपको इससे सीखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, थॉमसन ने बोला पूरा का पूरा न्यूक्लियस में भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन रुदरफोर्ड ने बोला कि नहीं भाई, सभी के सभी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और मास सभी तरफ नहीं है, बहुत ही छोटी जगह पर होना चाहिए। मैक्सिमम स्पेस इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी। उसके बाद क्या हुआ फिर? रुदरफोर्ड ने बोला कि ठीक है, आपकी थ्योरी बाजू में रखो, न्यूक्लियस है,
सेंटर में बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए मेरी थ्योरी के अनुसार। तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, तो फिर एनर्जी रेडिएट करके फाइनली वो स्पाइरल होके न्यूक्लियस में जाके बम्बार्ड होगा। तो आपकी थ्योरी तो फाइनली किसकी तरह बन रही है? किसकी तरह बन रही है? सिंपल सी बात है, थॉमसन की तरह बन रही है। तो आपने कौन सा बड़ा तीर मारा अब बताओ? तो रुदरफोर्ड बोला कि नहीं मैं बता नहीं पा रहा हूं। सिंपल सी बात है। तो अब थॉमसन गए, रुदरफोर्ड वो भी फेल हो गए। मैक्सवेल ने इनकी, देखिए इसकी गलती रुदरफोर्ड ने निकाली, नया मॉडल दिया। मैक्सवेल ने इनकी गलती निकाली, लेकिन मैक्सवेल की स्टडी बहुत बड़ी थी, उसको कोई इनकी गलती नहीं निकालनी थी। मैक्सवेल की स्टडी चल रही थी कि उससे एक छोटा सा एक पॉइंट निकल के आया जिससे इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो मैक्सवेल ने कोई नया मॉडल नहीं दिया। अब इनका स्टूडेंट था नेल्स बोर, जिनको अपने गुरु के ऊपर बहुत भरोसा था, बहुत ज्यादा भरोसा था, गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। उनका यह कहना था कि भाई मेरा गुरु तो गुरु है, वो गलत नहीं हो सकता। मतलब रुदरफोर्ड के ऊपर इतना फेथ था, उनके पास ये काम करते थे तो गलत नहीं हो सकते। वो कहीं तो गलती हो रही है, कुछ तो बात हो रही है। लेकिन जो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने जो पोस्टुलेट्स बताए हैं एटम के बारे में, वो गलत होना बहुत मुश्किल है। सो दिस स्टूडेंट हैज लॉट ऑफ फेथ ऑन दिस टीचर, बहुत ही फेथ था। तो इन्होंने इनके ही मॉडल के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया। को किसने? बोर ने। ये स्टूडेंट और टीचर की कहानी है बेटा, ठीक है, ऐसा होता है। तो एक केपलर ऐसा ही था, केपलर और केपलर किसी के स्टूडेंट थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक्चुअली केपलर ने जो लॉ दिए हैं, 3 लॉज, वो एक्चुअली केपलर के लॉज नहीं बोल सकते हम। उनके जो गुरु थे ना, उन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन उस डेटा से काफी सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो डेटा कलेक्ट करके उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाते कि उसके पहले उनकी डेथ हो गई। तो उनके डेटा से ऑब्जर्वेशन करके 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 केपलर ने लॉज बनाए थे, लेकिन उसमें पूरी मेहनत केपलर की नहीं थी, उनके गुरु की थी। तो ठीक है, ऐसे तो रुदरफोर्ड गलत नहीं हो सकते, ऐसा इनका स्ट्रॉन्ग कहना था। तो उन्होंने एक खुद का मॉडल दिया, लेकिन वो मॉडल पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होंगी। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, रेडियो एक्टिविटी। तो इनका मॉडल पढ़ने से पहले बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, बहुत सारी बेसिक चीजें दी है इससे पहले, और फिर इसको पढ़ाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, 2 बेसिक चीजें पहले बताऊंगा और 2-3 बेसिक चीजें बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये 2 बेसिक चीजें पहले समझती है लेकिन ये नहीं समझती इसको पढ़े बिना। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मॉडल कैसे आता है, कहीं तो भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा होना चाहिए। ये पूरा दिमाग लगाने के बाद ये मॉडल बनता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होती है समझना आम लोगों के लिए। दिमाग ठीक ठाक है तो वो समझ पाते हैं, ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मॉडल बताने के बाद इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसे कि मैं बता सकता हूं, मतलब बहुत इन्फरेंस, मतलब कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन पर आना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मतलब ये ऐसे अंडू पंडू का काम नहीं होता। कंक्लूजन पता होने के बाद ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है, मतलब आसानी से। जैसे कि अर्थ अगर राउंड है तो उसके बाद बता सकते हैं, मतलब कि चलिए भाई राउंड है तो इसका मतलब है कि ऐसे समंदर के ऊपर जहाज जा रही है और ये जाने के बाद कुछ देर बाद हमको नहीं दिखाई देती। तो ये पृथ्वी, ये जो है ना हमारी अर्थ, ये राउंड है, इसलिए अगर ये नीचे जा रही है तो ये ऐसी टेंजेंट यहाँ से निकालो, ये टेंजेंट, तो यहाँ के अगर ये अगर चली गई बोट तो नहीं दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। हमारा मून है, मून के ऊपर ऐसी सर्कुलर परछाई पड़ती है ऐसी, तो सिंपल सी बात है हमारी अर्थ राउंड है इसलिए सर्कुलर परछाई पड़ रही है, राइट। ये राउंड है इसलिए ऐसा है, ये बताना बहुत ही आसान है। लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन करके, जैसे कि ये बोट नहीं दिखाई दे रही, इसका क्या मतलब हो सकता है,
इसका मतलब कुछ भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये बोट पानी के अंदर डूब रही हो, मतलब हजारों कंक्लूजन हो सकते हैं, उसके कंक्लूजन हजारों हो सकते हैं। ये यहाँ पे परछाई गिर रही है, इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है, इससे क्या क्या हम कुछ भी बता सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि धीरे धीरे कोई डेमोन आके, मतलब राक्षस आके इसको खाता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इस चांद को, फिर बाद में और फिर उल्टी कर देता है, फिर चांद पूरा बन जाता है। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ना, बकने के लिए क्या है। सो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कंक्लूजन अगर पता है तो ऑब्जर्वेशन फटाफट फटाफट बता सकते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या किया है कि पहले ये मतलब ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ये तो स्टडी है, बेसिक स्टडी, ये छोड़ दो, ये आसान है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस दिए और इस ऑब्जर्वेशन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको एक ही चीज एक्सप्लेन कर सकती है, अगर आप इस मॉडल को मानोगे तो ऐसा बताया गया है। तो छोड़ दो हमको क्या करना है, हमको बस आना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ एक दो बैचेस को ऐसा उल्टा पढ़ा के देखा था, पहले ऑब्जर्वेशंस को समझाया और बाद में बोर की तो बहुत मतलब कंफ्यूज हुए थे। दूसरी बैचेस को मैंने डायरेक्ट पहले बोर का मॉडल बताया और बाद में ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन किए, तो उनको बहुत आसान लग रहा था। अरे हाँ ठीक है, ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? परेशानी होती है। अब रुदरफोर्ड के बाद बोहर का मॉडल है, उसके कुछ चीजें तो बेसिक है जिससे हमको समझेगा कि ये क्या मॉडल है, और कुछ चीजें ऐसी है जिनकी वजह से ये मॉडल डेवलप हुआ। तो ये चीजें यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वगैरह वगैरह, ऐसी दो तीन चीजें हैं। लेकिन इनको बाद में पढ़ना ही आसान है, इससे पहले पढ़ोगे तो टेंशन आ जाएगा, इसलिए इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बोहर मॉडल पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी बोहर का मॉडल पढ़ाने से पहले ये दो चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें कौन सी है? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। ड्यूअल नेचर और क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बोहर का मॉडल, और बोहर के मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें जिनको रुदरफोर्ड या उनके पहले का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो यहां तक हम आए हैं, रुदरफोर्ड की गलती हो चुकी है, मैक्सवेल ने निकाली है। अब बोहर के मॉडल को पढ़ना है, लेकिन बोहर के मॉडल में कुछ टर्म्स ऐसी आती है जिनको पहले देखना है हमको। तो वो दो टर्म्स ये है, पहली है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल यानी द्वंद्व, दोनों का प्रेजेंट होना। अब ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हम कल के लेक्चर में देखेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। गुड बाय। गुड बाय, बाय बाय।